अब हम लोग बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। और इसमें डेटे आप लोग याद रखिएगा, उन डेटों से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोपीय के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब आप देखिए, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो आप देखिए ऑप्शन में देता है वास्को डी गामा, लेकिन भारत तो पहले से स्थित था। भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी, यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। याद रखिएगा, एक कालीकट बंदरगाह पहुंचा था सबसे पहले। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। और 1505 में आप देखिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 की बात है। 1509 में आप देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और इसने आप देखिए 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। और आप देखेंगे कि कोचीन में खोली थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। कौन थी? सन थोमे थी। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत की पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ये पुर्तगालियों के भारत में कौन आए? पुर्तगालियों के बाद डच आए लोग आए। और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत की पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री आप देखेंगे कब लगाई थी? 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी आप देखिए पुलिकट में स्थापित की गई थी। पहली मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी और दूसरी कहां? पुलिकट में। और जहां उन्होंने अपने स्वर्ण के पेगोडा को ढाला और पुलिकट की को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। ये आप देखिए कंपनियां हैं और स्थापना केंद्र इनकी जब स्थापना की गई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप देखिए 1498 में इसकी स्थापना होती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। कई बार क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो इन्हें जरूर आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध में हुआ था। और आप देखिए 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। इसका टॉमस स्मिथ था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर आप देखिए मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कई बार ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? जहांगीर के दरबार में 1609 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। और 1611 में आप देखिए दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। और जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी। फिर आप देखें पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। और जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में आप देखिए 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और पहली बार सूरत में आप देखिए 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और आप देखेंगे 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा और उसने जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल भी हुआ था। फिर आप देखिए 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, सुनहरा होना चाहिए यहाँ, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकोंडा राज्य के बंदरगाह
पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे अंग्रेज। 1639 में आप देखेंगे अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया था और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना था। और आप देखेंगे 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में आप देखिए पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कर दिया था। तो आप सोचिए कि उस समय भी दहेज प्रथा थी। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बनाया था। फिर आप देखिए गेराल्ड ओंगियर, ये आप देखिए सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर ने बंबई का शहर की स्थापना की थी। और बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी और इस अनुमति को निशान कहते थे। और 1698 में आप देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। ये कलकत्ता आप लोग देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी, उसी की बात हो रही है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। और 1674 में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रेक्विस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खलोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो कालांतर में आप देखिए पांडिचेरी के नाम से जाना गया है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखते हैं कि 1746 से 48 में होता है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को से प्रभावित था ये। और 1748 में आप देखिए ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध आप देखते हैं कि 1749 से 54 के बीच होता है और इस युद्ध में आप देखिए फ्रांसीसी गवर्नर डोपले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया था और उसकी जगह पर आप देखिए गोडेह्यू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और पौंडीचेरी की संधि आप देखिए जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हो गया था। कितने बड़े अभी भी युद्ध लड़े गए हों, आप देखते हैं कि वो संधि के द्वारा ही खत्म किए जाते हैं, अंत में संधि ही होती है। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी तो संधि के द्वारा ही खत्म होते हैं। लास्ट में आप देखते हैं कि दोनों में समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 में के बीच होता है, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त होगा। और 1760 में अंग्रेजी सेना से ने सर आयरकोट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। और 1761 में आप देखेंगे अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था, जो आप देखिए 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे हैं। तो एक क्रम हो गया आपका किसका? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जिस तरह से आगमन हुआ। इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा आप लोग।